क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। ये जो टेबल दी हुई है इसके लिए माध्यक ज्ञात करना है। सांख्यिकी का प्रश्न है ये, स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा। मीडियन निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अब हमको निकालना है संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता? ये जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, पहले वाली बारंबारता, इसको यहाँ उतार देते हैं, ठीक है। इसमें इसको प्लस करते हैं, 4 + 12, 12 + 4 कितना? 16। 16 में 14 जोड़ देते हैं, 16 + 14 30, ठीक है। 30 और 16 को प्लस करेंगे, इसको इससे प्लस कर देंगे तो 48। 48 और 60 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 68। 68 में 16 प्लस करो तो हो जाएगा 84, ठीक है। 84। 84 में 10 प्लस करो, ठीक है। हमने 4, 12 और 4 16, 30। यहाँ गलती हो गई, 13 और 16 का होना था 46। इसको ज़रा करेक्ट कर लेते हैं। फिर से देखिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं देखिए आप। संचयी बारंबारता, पहले वाला उतर गया ऐसे ही। 4 4 4 और 12 को प्लस करेंगे, 16 16 और 14 को प्लस करेंगे 30 30 और 16 को प्लस करेंगे, ये हो गया 46 46 और 20 को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 66 66 में इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 82 82 में इसको प्लस करेंगे तो ये हो गया 92 और 92 और 8 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 100। फिर आपको क्या करना चाहिए? ये जो बारंबारताएँ, जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इनका भी प्लस करना चाहिए। 4 और 2 6, 10 16 22 30 0 3 4 5 7 8 9 और 10, ये हो गया 100। तो इसको लिख देते हैं n, सारे फ्रीक्वेंसीज का टोटल, ठीक है। सारे बारंबारताओं का जोड़ 100 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट ये भी 100। तो समझ लीजिए कि जो संचयी बारंबारता बना है वो सही बना हुआ है। संचयी बारंबारता का अंतिम लास्ट वन और यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम, बारंबारताओं का जोड़ मिलना चाहिए। इट मीन्स हमारा काम सही है। अब आप देखो यहाँ पर n कितना है? n = 100। n = 100 है तो n/2 निकालिए। n/2 निकालेंगे। n/2 मतलब 100/2 एंड दैट इज इक्वल टू 50, ठीक है। 100/2 कितना हो गया? 50 हो गया। अब 50 n है ना, जो सब बारंबारताओं का योग, फ्रीक्वेंसीज का सम 100 है, उसमें n/2 किया, वो आ गया 50। अब 50 यहाँ चेक करना है 50 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप देखो 50 कहाँ है, ये 46 है, ये 66 है। तो अपने के बराबर या अपने से बड़ा उसका अगला, तो 46 के बाद ये 50 तो है नहीं, तो ये माना जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, ये जो है डियर स्टूडेंट, इसको बोलेंगे माध्यक वर्ग। एक बार और देखिए, n/2 कितना हो गया? 50। यहाँ 50 चेक करेंगे, 46 है, अगला 66 है, तो 46 नीचे तो आना नहीं है। 50 से 50 से नीचे नहीं आना है, 50 या उसका अगला, तो यहाँ नीचे तो आएंगे नहीं, तो उसका अगला कौन है? ये है, ठीक है, जो कि 66 है। तो ये बन जाएगा माध्यिका वर्ग। ये क्या बन गया? माध्यिका वर्ग बन गया, ठीक है ना, ठीक है ना, यही बन गया माध्यिका वर्ग, ठीक है। तो इसको
मीडियन क्लास बोल देते हैं। मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या हुआ? मीडियन क्लास 60 to 70, ये हो गया। ठीक हो गया? आए समझ में? अब देखिए आप, ये जो माध्यिका वर्ग है, मीडियन क्लास है, ये इसकी लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, और ये क्या है? उच्च सीमा। ठीक है, तो पहले मैं माध्यिका का सूत्र लिख देता हूं कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या है। माध्यिका मीडियन, मीडियन हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना? यदि फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपने लिख दिया तो 1 मार्क्स का तो फॉर्मूला ही हो जाता है। तो मीडियन है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। माध्यिका मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस CF से मतलब है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी F इंटू H। अब इसमें कौन क्या है? L जो है माध्यिका वर्ग की, मीडियन क्लास की, ये माध्यिका वर्ग है, इसकी लोअर लिमिट, निम्न सीमा। तो L बराबर ये हो गया 60। ठीक हो गया। दूसरा क्या है? n/2, n/2 तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो 50 है। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसको बोलेंगे CF, ये है CF। ठीक है, जो माध्यिका वर्ग है ना, ठीक है, मीडियन क्लास जो है उससे ऊपर की संचयी बारंबारता, इससे ऊपर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं CF। ठीक है ना? ये CF हो गया, कितना है? 46। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता, ये फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे F। जो मीडियन क्लास आया ना, जो माध्यिका वर्ग आया, उसकी फ्रीक्वेंसी F कितना है? ये 20 है, F 20 हो गया। और H है क्लास इंटरवल। H क्या है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब इसमें से इसको माइनस करिए, तो 70 माइनस 60 तो वो हो जाएगा 10। तो यहाँ भी इसमें माइनस करेंगे 10, इसमें माइनस करेंगे 10, इसमें माइनस करेंगे 10, इसमें माइनस करेंगे 10, इसमें माइनस करेंगे 10। ठीक है, तो H की वैल्यू ऐसी निकलती है। ठीक है, अब सब कुछ हमारे पास है, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। तो माध्यिका कितनी होगी डियर स्टूडेंट? मीडियन, माध्यिका मीडियन इज इक्वल टू L, L मीन्स 60 प्लस n/2, n/2 आ रखा 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आ रखा 46 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 20 इंटू H है 10। ठीक हो गया, इससे एक काट लीजिए, 10 से 20 कट जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो गया 60 प्लस 50 में से 46 गया, ये 46 है, 50 में से 46 गया तो 4/2। ठीक है, 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 2 इज इक्वल टू 62। तो जो माध्यिका आई, ठीक है, मीडियन जो आया, ये जो डाटा हमारे पास दे रखा था, इसका जो मीडियन आया डियर स्टूडेंट, वो आ गया 62। ठीक हो गया? ठीक है ना? तो यहां पर मैं आंसर लिख लेता हूं, या लिख देता हूं ऊपर, माध्यिका मीडियन इज इक्वल टू हो गया डियर स्टूडेंट कितना? 62। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सरल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा तैयारी कर लीजिए। ठीक है ना? थोड़ा तैयारी तो करनी है ना, एक महीना रह गया, एक महीना एग्जाम का है,
थोड़ा बढ़िया सा कर लीजिए काम, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन सरल हैं, एक दो क्वेश्चन आपने माध्यिका के कर ले, माध्य के कर ले, बहुलक के कर ले, तो एक न एक तो कोई आएगा ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। पहले इस थ्योरम को समझ लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकती है, और इससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि किसी भुजा के समांतर, माना मैं कह रहा हूं बी सी के समांतर एक मैंने समांतर रेखा खींची, पैरेलल लाइन, इसके और इसके बीच की दूरी हर जगह क्या बनी हुई है, समान बनी हुई है, ये इसके समांतर है। समांतर रेखाएं आप जानते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड का ये वाला कोना और ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के आपस में समांतर है, ठीक है। तो किसी एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाए, माना मैंने कहा कि वो रेखा क्या है, DE है, ठीक है। एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो कि अन्य दो रेखाओं को दो बिंदुओं पर काटे। इसके समांतर रेखा जो B खींची वो AB को D बिंदु पर और AC को E बिंदु पर काटती है, D को हमने E से मिला दिया, ठीक है। और तब हमने कुछ और सिद्ध करना है। ये ट्रायंगल है ABC, साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की DE, जो AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो पहले हमारे पास दिया क्या है, त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC क्या है, DBC इज पैरेलल टू, या मैं लिख देता हूं DE इज पैरेलल टू BC। इन ट्रायंगल ABC दिस DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है, ठीक है। तथा AB तथा D, ठीक है, D AB को DAB को और ठीक लैंग्वेज बनाता हूं, आप देखिए, तथा ऐसा लिखता हूं, तथा DE AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। जो मैंने आपको बोला कि ये जो DE है ना, वो AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती, प्रतिच्छेद करती है। D को हमने E से मिला दिया है, ठीक हो गया। इन ट्रायंगल, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC and DE intersect AB at point D and AC at point E, ठीक है।
ये जो डी है वो ए बी को पॉइंट डी पर और ए सी को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमें सिद्ध क्या करना है, वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है कि यदि ये इसके पैरेलल है और इसने इस साइड को पॉइंट डी पर और इस साइड को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया है, तो क्या होना चाहिए कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक हो गया, इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, और हमें प्रूव करना है कि ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। इस पर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, तो 5 मार्क्स की आपकी थ्योरम आ सकती है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो क्या कह रहा है, तो ये अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती, एक ही रेशियो में बंट जाती हैं। ठीक है, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, इसमें जो रेशियो होगा वही रेशियो इसमें हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं बी को ई सी मिला देता हूँ, क्योंकि जब किसी थ्योरम को प्रूफ करना होता है तो कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है अपनी हेल्प के लिए। ठीक है ना, तो मैं यहाँ इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको, और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक हो गया। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब डाल दिया ऐसे। ई एन ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ से लंब डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला इस पे, ये 90 डिग्री एंगल है, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाला, ये माना ये पॉइंट आपका एम है। डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए ई एंड ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक है ना, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने क्या किया, बी को ई से ज्वाइन किया, बी को ई से ज्वाइन किया, डी को सी से ज्वाइन कर दिया। ये आपको लैंग्वेज में लिखना है, ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी, and what we have done, we drew a perpendicular DM perpendicular to AE and a perpendicular EN to this AD। यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला है, लंब डाला है, यहाँ से यहाँ भी लंब डाला है। ठीक हो गया। क्या क्या है मैंने कि DM इज परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है AE, और दूसरी चीज है ई एन इज पैरेलल, ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए डी। ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, मैं क्या करता हूं, देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल का एरिया, ए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, यदि मैं इसको बेस मान दूं, और इसके परपेंडिकुलर मान दूं, तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसको मैं बेस मान लेता हूं इसका, और ये हाइट हो जाएगा, तो दिस में भी रिटन एज 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ आगे इसके लिए जगह बनाता हूँ, ये तो आपने समझ लिया है। ठीक है, और जब 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो थोड़ा लैंग्वेज भी अवश्य लिखनी चाहिए,
कि क्या आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये हो गई। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम ऐसा लिखते हैं, एरिया, है ना। आपको कक्षा 9 का याद आ रहा होगा, एरिया ADE। एरिया बजाय इतना लंबा लिखने के यदि मैं ऐसा लिख दूं कि ADE का एरिया को क्या लिख दूं, एरिया ADE, 9th में आपने पढ़ा है, तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD एडियर स्टेंट है, इसे करेक्ट आप कर लेंगे, AD इंटू EN। इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब चलिए फिर मैं क्या करता हूं, आप देखिए, इस ADE का एरिया फिर निकालता हूं। आप देखिए, एरिया ऑफ ADE दूसरे तरीके से, इसी ADE का एरिया दूसरे तरीके से निकालता हूं। अब मैंने इसको बेस माना, इसको मैंने आधार मान लिया, तो 1/2 आधार गुणा गया ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको मैंने बेस माना, इसको मैंने आधार माना, AE इंटू AE, और इस पर ये परपेंडिकुलर DM। इसको मैं लिख लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब मैं इसका एरिया निकालता हूं, फिर मैं इसका एरिया निकालता हूं, आसान हो जाएगा। ठीक से समझे क्वेश्चन को, ठीक है। इसका एरिया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दो हिसाब से निकाला मैंने पहले क्या कर रखा है, ये परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ये लंब डाला हुआ है, ये भी लंब डाला हुआ है। अब मुझे इसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा। पहले मैंने इसको बेस माना, आधार, तो 1/2 आधार गुणा गया लंब, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो एक तरीका से तो इसका एरिया निकल गया। दूसरे तरीके से क्या निकला, ये मैंने बेस इसको माना, अब मैंने आधार इसको मान लिया, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस आधार 1/2 दिस इंटू दिस। ठीक हो, तो दो तरीके से मैंने इसका एरिया निकाल दिया। अब मैं इसका एरिया निकालता हूं, BDE का एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE। अब इसका एरिया निकालने के लिए मैं इसको बेस मानता हूं। आप देखिए, 1/2 DB इंटू इस साइड पर परपेंडिकुलर कौन है, EN। इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, EN, तो आप लिख देंगे EN, इक्वेशन नंबर 3। फिर से समझे, इसका एरिया निकालने के लिए मैंने क्या किया, 1/2 DB ये बेस मान दिया, इस साइड पर, इस पर या इसको आगे बढ़ा दो, एक ही बात है, ठीक है ना, 1/2 DB इंटू इस पर परपेंडिकुलर, तो इसको मैंने आगे बढ़ाया, तो ये परपेंडिकुलर है, तो 1/2 बेस BD इंटू EN, ये लिख दिया। अब मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं, एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। अब इसको मैं बेस मानता हूं, इसको मैं आधार मानता हूं, तो 1/2 इंटू बेस 1/2 गुणा आधार EC इंटू, अब देखो इस पर परपेंडिकुलर, इसका एरिया निकाल रहा हूं ना, इस वाले का एरिया निकाल रहा हूं, किस वाले का, इसका एरिया मैं निकाल रहा हूं। पहले मैंने इसका निकाला एरिया, ठीक है। अब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, 1/2 EC इंटू DM हो जाएगा, इसको मैंने आगे बढ़ाया ना, क्यों, ठीक है। तो 1/2 EC इंटू DM, तो 1/2 EC इंटू कितना हो गया, DM हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, ये 4 हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, समझ गए आप इसको। अब आप देखो, मैं क्या करूंगा, किसमें किसका डिवाइड करूंगा। मैं ADE में
बी डी ई से डिवाइड करूँगा। इसको डिवाइड करता हूँ, इसको मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ, इसको मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ। डिवाइडिंग समीकरण एक को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से भाग करने पर डिवाइडिंग इक्वेशन 1 को बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 4। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 से डिवाइड करूँगा, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 4 से डिवाइड करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को भाग करिए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से भाग करिए। डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड। तो पहले इसका डिवीजन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखिए 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन डिवाइडेड बाय 1/2 डी बी इंटू ई एम। ठीक है डियर्सन, क्या किया मैंने, इस इक्वेशन से डिवाइड किया, इस समीकरण से भाग दे दिया, तो ये बटा ये हो गया, दिस बाय दिस ये तो लिख दिया, एंड दिस बाय दिस। ठीक है, तो इससे तो ये कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं कि एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय बी डी ई, एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी। इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक हो गया। अब चलिए दूसरा मैंने क्या करना था कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करना था, समीकरण 2 में समीकरण 4 से भाग करना था, वो मैं कर लेता हूं। आइए देखिए, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए क्या कर रहा हूं, इसमें इससे डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया। अब इसमें मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, इस इक्वेशन में इससे भाग कर रहा हूं, तो इसका राइट हैंड साइड लिख लीजिए 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम डिवाइडेड बाई ये वाला हो जाएगा 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। इससे कट गया, इससे कट गया, तो आपके पास क्या आया, ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। ठीक हो गया। तो एक इक्वेशन मेरे पास, अब मुझे इन इक्वेशंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं। यहाँ आप देखिए, एक तो इक्वेशन नंबर 5 ये है, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर
6। ठीक हो गया। अब इन इक्वेशंस की हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 5 और 6 से ही हम रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 5 और 6 से ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं यहां लिख लेता हूं इन दोनों इक्वेशंस को, तब जाके और आगे डिस्कस करते हैं। मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 है, एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू AD बाई DB। इक्वेशन नंबर 5, और दूसरी ये हो जाएगी एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू AE बाई EC। इक्वेशन नंबर 6। ये दो इक्वेशन हो गई। ठीक हो गया। अब ये जो दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, इससे देखिए डियर स्टूडेंट, देखो एरिया ऑफ AD, एरिया ऑफ AD, पर इन दोनों एरिया में क्या रिलेशन है। ठीक है, आप देखिए त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEC, त्रिभुज ADE, कौन सा बोला मैंने, त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, इन दो ट्रायंगल को देखिए अब, इन दो ट्रायंगल को, इसको और इस वाले को, इन दो ट्रायंगल को देखिए। ये दो ट्रायंगल क्या हैं, इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है। इस वाले ट्रायंगल का भी बेस ये है, इस वाले त्रिभुज का आधार ये है, और इस वाले त्रिभुज का आधार ये है। एक बात तो ये है दोनों में कॉमन। दूसरा क्या है कि दोनों ये त्रिभुज, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों इन दो समांतर रेखाओं के बीच में है। ध्यान देखिए, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो त्रिभुज है, इसका आधार D है, और इस वाले त्रिभुज का आधार भी D है। और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज कहाँ है, ये इन दो समांतर रेखाओं के बीच में है। ठीक है, तो आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। फिर से सुनिए, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, समान हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एक ही आधार, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में समान होते हैं। ठीक है, आप देखिए इस ट्रायंगल का बेस D है, इस वाले ट्रायंगल का बेस भी D है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है। ये और ये इस पैरेलल लाइन के बीच में ये वाला ट्रायंगल भी है और ये वाला ट्रायंगल भी है। बेस इनका सेम है, इसलिए इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। आपने क्लास 9th में ऐसा पढ़ा है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ABD व ADC, BDE व ADC, BDE और DEC, यहाँ आप लिख देंगे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, अतः इनके एरियाज क्या होंगे, समान होंगे, लिख देना है। ठीक है, ट्रायंगल BDE एंड ADE, BDE एंड DEC, BDE and DEC are having the same base and are
between the same parallel so their areas will also same। ये लाइन लिख देना है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया आपस में सेम होगा। तो अब इन इक्वेशंस को आप देखिए, ये तो सेम है ये और ये, पर BDE का एरिया और DEC का एरिया भी सेम है। मतलब जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर हो गए। ADE BDE को क्या लिख देंगे? DEC, और वो DEC है। तो ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही, ये भी वही। तो लेफ्ट हैंड साइड जब बराबर हो गए तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। हो तो गया। इसके पैरेलल एक लाइन खींची और इस लाइन ने इसमें जो रेशियो बनाया, इसमें और इसमें जो अनुपात बनाया, वही अनुपात इसमें हो गया। आ तो गया ही। AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। तो हो गया प्रूफ। ये तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ठीक है, ये तो करना था। अन्य दो भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। ये शंकु है, कौन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक हो गया, उल्टा शंकु है, मतलब मुंह इसका इधर समझ लीजिए। ठीक, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है, ये 8 सेंटीमीटर ऊंचा है। 8 सेंटीमीटर ये इसकी हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है। इसका ऊपरी सुराख खुला हुआ है, ये ओपन है। की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये जो ऊपर की साइड है ये ना, इसकी जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है? ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है इसकी, त्रिज्या आर का मान, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, लबालब कहते हैं इसको, फुल भरा हुआ है ऊपर तक। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ऐसा मत देखिए बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं, समझना है। ठीक है, ये कौन है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है। ऊपर से खुला हुआ है, फुल पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, यहाँ कुछ गोलियां डाली, शीशे की गोलियां डाली, कुछ गोलियां डाली, कुछ गोलियां। अब आप ये मत सोचना कि 5, 6 हैं, ये कुछ गोलियां डाली जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है। एक जो गोला है, ऐसे गोले डाले हैं ऐसे इसके अंदर, और एक की रेडियस कितनी है? एक की त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। तो जैसे इसके अंदर गोलियां डाली, शीशे की गोलियां डाली, आप जानते हैं ये फुल पानी से भरा हुआ है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार इससे पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, वाटर की ड्रॉप बाहर निकलने लग जाएंगी, ऐसे पानी बाहर निकलने लग जाएगा इस रूप में। ठीक है, यहां से पानी बाहर निकलने लग जाएगा। और कितना पानी निकल रहा है बाहर? इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। 1/4, 1/4 बर्तन का 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया और उसकी जगह गोलियां बैठ गई। ठीक हो गया। बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना इंटरेस्टिंग है
कि जब हमने इसमें शीशे की गोलियां डाली, ये पानी से फुल भरा हुआ था, लबालब भरा हुआ था। जैसी शीशे की गोलियां डाली, इसका पानी कुछ बाहर निकला। कितना? 1/4, एक चौथाई, चौथा हिस्सा पानी बाहर निकल गया। तो अब हमें निकालना है कि इसमें कितनी गोलियां डाली गई थी। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देखिए। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, इन्वर्टेड कोन है, या इसका वर्टेक्स हो गया, ये बेस हो गया। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर रेडियस है। ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम तक पानी से भरा हुआ है। ठीक है। व्हेन लेड शॉट्स, लेड शॉट्स इसके अंदर डाल रहे हैं। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। एक लेड शॉट्स की रेडियस क्या है? 0.5, स्पेरिकल है ना वो। ठीक है, इतने रेडियस का है, इसके अंदर डाले। ठीक है, इतना आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। इसके अंदर लेड शॉट्स डाले। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। क्योंकि ये जो वाटर से फिल हुआ था अप टू द ब्रिम, अब इसमें कुछ जगह नहीं थी, फुल भरा हुआ था। अब जैसी लेड शॉट्स इसके अंदर डाले, इससे वाटर बाहर निकला, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण, है ना। आर्किमिडीज ने समझाया था ना कि क्यों पानी बाहर निकलता है। ठीक है, जितना स्पेस ये गोलियां भरेंगी, घेरेंगी, उतना वाटर बाहर निकलेगा। कितना वाटर बाहर हुआ? 1/4, इसके वॉल्यूम के 1/4 पानी बाहर निकल गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप इन द वेसल। हमने इसके अंदर कितने लेड शॉट्स डाले थे जिन्होंने इसका 1/4 वाटर बाहर निकाल दिया। अब कितना इंटरेस्टिंग है। क्या करना चाहिए? पहले इसका मैं वॉल्यूम निकाल लूं। सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूं। तो जितना इसका वॉल्यूम, जितना इसका आयतन होगा, उतना आयतन इसके अंदर पानी का होगा। ये तो होता है। ये जो कमरा है, इस कमरे में कितनी हवा है? जितना इसका आयतन है, जितना इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब वॉल्यूम के इक्वल जितना इसका आयतन है, उतना इसमें पानी भरा हुआ है, उतनी आयतन का। जितना इसका वॉल्यूम है इस कोन का, इतना ही इसके अंदर भरा हुआ वाटर का वॉल्यूम है। ठीक, अब पहले मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूँ। वॉल्यूम निकालने के बाद मैं इसका 1/4 करूँगा। बाहर कितना पानी निकला? वो कह रहे हैं कि 1/4, 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो जितना पानी इसके अंदर है उसका मैं 1/4 कर लूँगा। तो बाहर निकले हुए पानी का आयतन निकल जाएगा। कितना पानी बाहर ड्रॉप हुआ है? 1/4। ठीक, तो जितना पानी बाहर ड्रॉप हुआ है उसका वॉल्यूम बराबर इन गोलियों का आयतन के बराबर होगा। स्वाभाविक बात है। पानी बाहर क्यों निकला? क्योंकि इसके अंदर शीशे की गोलियां डाली। तो जितना शीशे की गोलियों का आयतन होगा, उतना आयतन पानी का बाहर निकलेगा। नहीं होता? किसी बड़ी पेटी में हमने कोई सामान रखना है, फुल भर दिया वो, अब वहाँ कुछ और सामान डाल रहे हैं, तो कुछ सामान हटाना पड़ेगा उससे। वही तो है ये। ठीक है, इसमें शीशे की गोलियां डाली, पानी बाहर निकला। तो जितना पानी बाहर निकलेगा, उतना ही इन शीशे की गोलियों का आयतन होगा। जितना वाटर ड्रॉप होगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम वाटर ड्रॉप हुआ, वो वॉल्यूम वाटर का इज इक्वल टू इन लेड शॉट्स का वॉल्यूम। बस इससे क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले मैं इसका आयतन निकालता हूं। बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, कितना होता है? अब ये किस शेप का है? एक कोन के शेप का है, शंकु के आकार का है। तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, अब
बर्तन के अंदर भरे पानी का आयतन, बर्तन के अंदर भरे पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर filled, वॉल्यूम ऑफ द वाटर filled in the vessel, वैसल में कितना वाटर भरा हुआ है उसका वॉल्यूम भी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से निकलेगा। जितना वॉल्यूम इस वैसल का है, इस बर्तन का है, उतना ही वॉल्यूम, उतना ही आयतन उसके अंदर पानी का होगा। तो अब आप देखिए 1/3 पाई को रहने देते हैं, आर यहाँ पर आप देखिए आर इज इक्वल टू, इसकी जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और इसका जो हाइट है 8 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास रेडियस भी मालूम है, आर भी मालूम है, एच भी मालूम है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, तो आर मतलब 5, तो 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू एच, एच है हमारे पास 8। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैं इसको लिख लेता हूं, दिस इज इक्वल टू 8 5 जा 40, ठीक, 8 5 40 200, 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम मतलब इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है, जो पानी भरा हुआ है, उसका आयतन इतना निकल गया। ठीक हो गया। अब चलो और आगे लिखता हूं। गोलियां डालने के बाद शीशे की गोलियां डालने के बाद शीशे की गोलियां डालने के बाद बाहर निकला पानी का आयतन, पानी का आयतन। ठीक है। वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ द वाटर flows out when we drop the lead vessels, lead shots। जब इसके अंदर lead shots डाले तो इससे पानी निकला, जब इसके अंदर शीशे गोला डाले पानी निकला। कितना पानी निकलेगा? वॉल्यूम का 1/4, आयतन का 1/4। तो वॉल्यूम कितना है? देखो ये है 200/3 पाई, ये है वॉल्यूम पॉट का, और इसका 1/4 इतना पानी बाहर निकलेगा। ठीक है। तो चलो मैं अब यहां लिख लेता हूं, बाहर निकले पानी का आयतन। देखिए बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन। ठीक है, बाहर निकले पानी का आयतन। ठीक है। वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। कितना वॉल्यूम पानी का बाहर निकलेगा? ये जो वैसल है, ये जो बर्तन है, इसके वॉल्यूम का 1/4, 1/4, 1/4 बोल रहे हैं ना, 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। तो 200/3 पाई इंटू 1/4 मतलब 1/4। इसको इससे काट लीजिए, 4 5 20, ये हो गया 50 पाई/3। इतना पानी बाहर निकला, इतना वाटर बाहर निकला।
अब बड़ा इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट, देखिए ये जो पानी बाहर निकला क्यों निकला, ठीक है, ये जो पानी बाहर निकला ये क्यों निकला बाहर, ये पानी इसलिए बाहर निकला कि उतने पानी की जगह किसने ले लिया, ये शीशे की गोलियों ने, ठीक है। ये जो लेड सॉल्ट्स डाले इन्होंने इतना पानी बाहर किया, इसका मतलब ये जो लेड सॉल्ट्स हैं इनका वॉल्यूम ये है ये, ठीक है, अपने आयतन के बराबर पानी हटाया उन्होंने, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ना, इन गोलियों का आयतन बराबर इस बाहर निकले पानी का आयतन, ठीक है। तो पहले मैं निकाल लेता हूं, एक शीशे की गोली का आयतन, एक शीशे की गोली का आयतन कैसे निकलेगा बताइए, आप बताइए शीशे की गोली किस टाइप की है, शीशे की गोली कैसी है, गोली है तो गोला है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए लेड सॉल्ट, एक शीशे की गोली है ना, वॉल्यूम ऑफ ए लेड सॉल्ट दिया जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, किसी गोली का आयतन, किसी गोले का आयतन ऐसा दिया जाता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, क्योंकि स्फेरिकल शेप के है ना, वो क्या है गोलाकार हैं, तो एक गोली का आयतन ये हो जाएगा, तो इसको लिख दूंगा मैं 4/3 पाई, रेडियस आर कितना है, एक शीशे की गोली का रेडियस है 0.5 दिया हुआ है, ईच ऑफ विच इज स्क्वायर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, एक गोली का त्रिज्या रेडियस ऑफ ए लेड सॉल्ट, एक शीशे की गोली की त्रिज्या 0.5 है, तो आर की जगह 0.5 और क्यूब है ना, आर इंटू आर इंटू आर, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी गोलियां होंगी वो निकालना है, यदि मैं एक गोली के आयतन से इसको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास गोलियों की संख्या निकल जाएगी, क्योंकि जो पानी बाहर निकला, इतना पानी बाहर निकला इन गोलियों के कारण, तो एक गोली का आयतन मुझे मालूम चल गया, यदि मैं इतने पानी का जो आयतन बाहर निकला इसमें एक गोली के आयतन का भाग दे दूंगा तो मेरे पास गोलियों की संख्या निकल जाएगी, निकलेगी ना, ठीक है ना। माना एक बर्तन है, ठीक है, फुल भरा हुआ पानी से, आप उसमें गोलियां डालते 1 2 3 4 और उससे पानी निकलता रहेगा, ठीक है। अब जितना वो पानी निकलेगा उतना ही उन गोलियों का आयतन, तो जितना पानी बाहर निकला उसमें एक गोली के आयतन का भाग कर देंगे तो गोलियों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है। एक लेड सॉल्ट्स का आयतन ये है, एक लेड सॉल्ट्स का वॉल्यूम ये है, टोटल कितना वॉल्यूम वाटर निकला ये है, इस निकला हुआ वाटर वॉल्यूम, जो वाटर का वॉल्यूम है जो निकला हुआ है, इसमें एक लेड सॉल्ट का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, गोलियों की संख्या निकल जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स, गोलियों की, बर्तन में डाली हुई गोलियों की संख्या, बर्तन में डाली हुई गोलियों की संख्या, ठीक है ना, बर्तन में डाली हुई गोलियों की संख्या, नंबर ऑफ लेड सॉल्ट्स ड्रॉप्ड इन वेसल, वेसल में जो लेड सॉल्ट्स ड्रॉप्ड हुई हैं उनकी संख्या निकालने के लिए इसमें इससे डिवाइड होगा, तो 50 π/3 होल डिवाइडेड बाई 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब इसको ध्यान से देखिए, इस कैलकुलेशन को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप समझ गए होंगे किस रूप में क्वेश्चन करना है, गोलियों की संख्या, शीशे की गोलियों की संख्या,
गोलियों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कितना लेड शॉट्स होगा, मैं कह रहा हूं आपसे 50 π/3 में इतना वाटर बाहर निकला था ठीक है। इस वाटर के वॉल्यूम में एक लेड शॉट्स का डिवाइड करिए, एक लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है, एक लेड शॉट का जो वॉल्यूम है उसे डिवाइड करेंगे। जितना पानी बाहर निकला उसमें से एक गोली के आयतन का भाग करेंगे तो उतनी ही गोलियों की संख्या निकलेगी। जैसे माना एक बर्तन है, 1 लीटर का बर्तन है, 1000 ml उसके अंदर पानी है, ठीक है ना। तो 200 ml की 200 ml उसके अंदर कितनी बार में आएगा, मतलब 1000 ml की वो बोतल है ना, या 1000 ml का वो बर्तन है, वो पॉट है, और 200 ml कितनी बार उसमें सम्मिलित होगा, तो 1000 में 200 से डिवाइड करेंगे। तो वही तो बात है, जितनी इन लेड शॉट्स का आयतन है, जितनी इन गोलियों का आयतन है, वही आयतन ये है। तो एक गोली के आयतन का डिवाइड कर देंगे, एक लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम है उससे इसको डिवाइड कर देंगे जितना पानी बाहर निकला है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। पाई की वैल्यू मैंने इसलिए नहीं रखी कि आगे पाई से कट जाएगा तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आप देखो डियर स्टूडेंट, कैसे मैं करूँगा इसको, ध्यान दीजिए। 50 π/3 4π/3, इसको मैं और बढ़िया ढंग से लिख दूंगा, 50 π/3 होल डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई इनके साथ 4 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 होल डिवाइडेड बाय 3। अब आप देखो, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। आप जानते हैं x/y/p/q, यदि ऐसा है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है, x इंटू क्यू डिवाइडेड बाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ p इंटू वाई। यदि ऐसा है ना डिवाइड, एक फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड है, एक भिन्न में दूसरी भिन्न से डिवाइड है, तो x का मल्टीप्लाई q के साथ, x इंटू क्यू डिवाइडेड बाई वाई इंटू पी, ठीक हो गया। अब वैसे ये है, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा 50 पाई इंटू ये मल्टीप्लाई में यहाँ 3 और ये मल्टीप्लाई में इनके साथ, तो 3 इंटू 4 पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब सॉल्व कर लेते हैं, इससे कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ठीक से करनी है, गलती नहीं करनी है। कैलकुलेशन में गलती होगी तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मेरे पास क्या है, यहाँ से आप देखो 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर बच गया 4, यहाँ पर 3 था ना, 3 थे, 3 कट गया था हमारा, तो यहाँ पर बच गया 4 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। पॉइंट कितने पॉइंट हो गए, डेसिमल के बाद 1, ये 2, ये 3, डेसिमल के बाद 1 यहाँ है, एक डिजिट यहाँ, एक डिजिट है, तो डेसिमल के बाद कितने हो गए 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दीजिए और डेसिमल हटा दीजिए। क्या कहा मैंने, दशमलव के बाद एक अंक 1 2 3, तो डेसिमल हटा दीजिए और 3 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, तो 50 3 जीरो बढ़ाइए और नीचे डेसिमल को हटा दीजिए। ये अब इसको काटिए, 1 2 3 4, इसको काटिए, 5 दूने 10, ये इसको काटिए, ये इससे इसको काटिए, तो 100, तो ये आ गया 100 गोलियां, ठीक है। गोलियों की संख्या बराबर 100, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इज इक्वल टू 100, ठीक है। इस रूप में करना था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 27 का अथवा वाला पार्ट देखिए, और वाला। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. ये जो सिलेंडर है, ये जो बेलन है, इसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। तो इसको मैं मान लेता हूँ, ये हाइट है इसकी 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और इसका जो डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। व्यास तो आप कह सकते हैं ये डायमीटर कितना हो गया, 1.4 सेंटीमीटर। कैसा बेलन है ये? ठोस बेलन है। ठोस बेलन का मतलब हुआ कि ये फुल भरा हुआ अंदर से, है ना, ये खोखला नहीं है। जैसे माना घी का कोई डब्बा है और घी उसमें जमा हुआ है फुल भर के। घी का डब्बा है, बेलनाकार ऐसा घी का डब्बा है, उसमें घी भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है अंदर से, तो क्या हो गया? ठोस बेलन हो गया। ठीक है ना? सॉलिड सिलेंडर हो गया। समझ गए? ठोस बेलन, सॉलिड सिलेंडर, अंदर से भरा हुआ है। ठीक है? अब कह सकते हैं आपके लोहे का एक सिलेंडर है, अंदर से भरा हुआ है, खोखला नहीं है, हॉलो नहीं है। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? इस ठोस बेलन में से समान ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटा। अब मैं थोड़ा सा घी का डब्बे का उदाहरण दे रहा हूँ, वो आपके समझ ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके अंदर जो घी का डब्बा है, जो फुल भरा हुआ था घी से, एकदम जमा हुआ है वो। ठीक है? एक कोन काटा। कोन कैसे काटा? आप जानते कोन ऐसे होता है ना, यूं। कोन के आकार का घी निकाल दिया वहां से। अब कोन का आकार, कोन का ये बेस है, ये उसका आधार है। तो जब कोन के आकार का घी काटेंगे उस डब्बे के अंदर से, सॉलिड है, मैं कह रहा हूँ एकदम सॉलिड है, घी बना हुआ, तो पहले ऊपर से यूं कटेगा, फिर आगे जाके यूं 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 कट के जाएगा ना, यूं ऐसे। ठीक है? एक कोन कट गया, तो वहाँ से निकाला गया जो, वो क्या निकला? एक कोन के आकार का संरचना वाला घी आपने बाहर निकाल दिया वहाँ से। अब जो रिमेनिंग है, आप देख रहे हैं, ये तो सॉलिड है ही है ना, ये तो सॉलिड है, ये इधर तो ये सॉलिड है, परंतु जो खुल गया अब वो कौन सा वाला हिस्सा है? ये खाली हो गया अंदर का, ये वाला पोर्शन, ये भी खाली हो गया और ये भी खाली हो गया। अब आप अंदर से उसके अंदर देख रहे हैं, जो घी आपने कोन के आकार का निकाला ना, एक शंकु के आकार का घी आपने निकाल दिया। कितना उसकी चौड़ाई ऊपर से कितनी? ये जितना बेलन का था, जितना इस सिलेंडर का बेस एरिया था, उतना ही एरिया किसका है? कोन का है। जितना बेलन का आधार का क्षेत्रफल है, उतना ही क्षेत्रफल किसका? शंकु का है। और उस हिसाब से एक कोन काट दिया अंदर से ऐसे। तो अब आप क्या देख रहे हैं? ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर तो अंदर से क्या खोखला है, पर किस शेप का है? हॉलो है, पर वो कोन है, उसके अंदर का तल दिख रहा है। ठीक है? अब पूछा जा रहा है आपसे, जब एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है, शेष बचे हुए ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सरफेस एरिया चाहिए किसका? जो ये रिमेनिंग फिगर है। ठीक है? ये तो अंदर क्या है? कोन है, ये दिख रहा है साफ अंदर से कोन। ठीक है? पर उसका सरफेस तो है ना अंदर, उसका तल तो है ना अंदर। ठीक है ना? ठीक है?
उसका क्या चाहिए, एरिया चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ कोन वो भी चाहिए, और जो ये सिलेंडर है, जो ये बेलन है, इसका भी सरफेस एरिया निकालना है। अब रिमेनिंग फिगर ये हुआ भाई, बेलन नीचे से तो कैसा है, ऐसा तो है ना, वो नीचे से वो डब्बा जो है उसमें तली तो है ना, वृत्ताकार तली है ना, उसमें सर्कुलर बेस है ना उसका, तो एक तो एरिया इसका निकलेगा, दूसरा बेलन का इस साइड का, ये जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ, और उसके बाद जो ये अंदर दिख रहा है इस कोन का, क्योंकि इसकी साइड दिख रही है, इसका वो अंदर का तल दिख रहा है। ठीक है, तो जो बचा हुआ फिगर ये हुआ, ठीक है, आपका यहां निकालना है। इसका मैं सॉल्यूशन देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए, आप देखिए बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को। अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है, अथवा हमें पूछा गया है, या तो ये करना था या इससे पहले वाला पार्ट इसका सॉल्व करना था। ठीक है ना, तो चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब इस सॉलिड में क्या क्या बचा हुआ है, एक तो इसका बेस, डब्बे का आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया, तो बेस सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, माना मैंने रेडियस मान ली किसी टाइम पर, आर रेडियस है, एच माना इसकी हाइट है, कुछ टाइम ऐसे देख लेते हैं, एच हाइट है, बाकी तब ये तो दिया हुआ है ना, इसको तब रखेंगे, तो बेस रेडियस पाई आर स्क्वायर प्लस जो बेलन है, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, बेलन का कर्व सरफेस एरिया, मुझे कहीं जो दिख रहा है सॉलिड, कोई एक सेकेंड है, आप देखिए, मैं कोन ले आया, मैं बेलन ले आया, ये बेलनाकार है, ठीक है, बेलन के आकार का, सिलिंड्रिकल फॉर्म का है, ठीक है ना, ये है वो पॉट। अब क्या हुआ, इसका बेस है ना, अब इसका एरिया निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, तो उसमें क्या क्या आएगा, बेस एरिया, तो बेस तो सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया ये कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, जहाँ एच उसकी हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, इतना रेडियस, ये रेडियस है, 2 पाई आर एच प्लस, अब ध्यान दीजिए, ये जो कोण है, अंदर से कोण, यहाँ से कोण काटा गया है इसके बेस तक, तो कोण यहाँ से शुरू होगा और अंदर तक जाएगा, और अंदर से दिख रहा है कोण, तो कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, मैं और साफ साफ लिख लेता हूं, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस प्लस वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कर्व सरफेस या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसा लिख दो, कर्व्ड
सरफेस सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो रिमेनिंग फिगर है ये है वो सिलेंडर, ये है वो बेलन। ये सॉलिड था, अंदर भरा हुआ था, ऊपर से मैंने इसमें एक कोन काटा अंदर तक, यहाँ तक। ठीक है, अब इसका जो रिमेनिंग फिगर है जो बच गया, अब पहले तो एक फुल भरा हुआ था ना, कुछ दिख नहीं रहा था अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, दिखने लग गया है, एक कोन दिखने लग गया, एक शंकु दिखने लग गया। तो उसका ये जो शेप बना, इसका कर्व सरफेस, इसका सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो एक तो ये है पाई स्क्वायर प्लस ये कर्व सरफेस एरिया, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, प्लस ये जो कोण अंदर दिख रहा है कटा हुआ, उतना क्षेत्र उसका एरिया। ठीक है ना, तो अब आप समझ गए होंगे। तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कुलर बेस हो जाएगा पाई स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई RH, प्लस कोन का सरफेस एरिया, कोन का कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे वो हो जाएगा पाई RL। ठीक है, जहां L इसको बोलेंगे, ये स्लैंट हाइट है, ये L। ठीक हो गया, तो मुझे R का मान मालूम है, R तो मैं यहां से निकाल दूंगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, मैं निकाल लेता हूं स्लैंट हाइट, क्योंकि पाई RL निकालने के लिए रेडियस तो मुझे मालूम है, क्योंकि यहाँ एक कोन का भी यही रेडियस है, ये जो किसकी है, सिलेंडर की है। तो R तो यहाँ से मालूम चलेगा, H मुझे मालूम है, हाइट H है 2.4, या रेडियस मैं निकाल दूंगा, पर L कैसे निकलेगा, स्लैंट हाइट। ठीक है, तो L बराबर यहाँ लिख देते हैं स्लैंट हाइट ऑफ कोन, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर C। ये L है, ये R है, ये H है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक हो गया, तो L की वैल्यू कैसे निकलेगी, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, L स्क्वायर है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है ना, तो चलिए अब मैं L की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां पर। ठीक हो गया, L की वैल्यू निकाल लेता हूं। अब मैं देखता हूं मुझे यहाँ पर दिया क्या क्या है। एक तो मुझे R दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 1.4, तो रेडियस हो जाएगा 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर, और हाइट मुझे मालूम है, ऊंचाई H बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो मैं L की वैल्यू निकाल लूँगा, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर मतलब 0.7 स्क्वायर प्लस H स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर। ठीक है, 2.4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.4 इंटू 2.4, स्क्वायर एस तो निकालेंगे, 2.4 इंटू 2.4, 4 चौके 16, 1 4 दूने 8 9, 4 दूने 8, 2 दूने 4, 6 9 8 17, 576। तो ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 0.49, 0.7 इंटू 0.7 49, और डेसिमल के बाद
2 अंक हो गए, 49 हो गए, ठीक है। 0.7 इंटू 0.7, 7 7 या 49, डेसिमल कहाँ पर लगेगा, 1 2, यहाँ से 1 2, ये 0.49 प्लस 576, इस पर भी डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, 1 2 1 2, 5.76। तो L बराबर आ गया कितना, स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस कर देंगे, 9 और 6 15 का 5, 1 7 और 1 8 और 4 12 का 2 1, 5 और 1 6, 6.25, और 6.25 का वर्गमूल कितना होता है, 2.5। तो L मेरे पास कितना आ गया, 2.5। मेरे पास L भी आ गया, L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। अब सब कुछ निकल गया, तो यहाँ वैल्यू रख लूँगा मैं, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं यहाँ पर L की वैल्यू भी रख लेता हूँ। मेरे पास अब देखिए, ये जो रिमेनिंग फिगर है, रिमेनिंग सॉलिड है, बचा हुआ जो सॉलिड है उसका वक्र पृष्ठ भी मालूम है, बेस मालूम है, ये सब निकालूंगा मैं। तो पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई तो पाई रहने दो अभी, ठीक है, पाई तो पाई रहने दो, पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस कितनी है 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7 प्लस 2 इंटू पाई भी रहने देते हैं 2 पाई, या कुछ कॉमन ले लूँ, बड़ा सा कॉमन ले लेता हूँ, मेरे को आसान रहेगा कैलकुलेशन में, है ना। आप देखो पाई आर तीनों जगह है, तो पाई आर कॉमन आ गया, अंदर बचेगा पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पर बचेगा आर, प्लस पाई आर कॉमन आ गया, ये बच गया 2h, प्लस पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया L, ठीक हो गया। तो पाई मीन्स 22/7 इंटू आर मीन्स 0.7, आर मीन्स 0.7, 2 इंटू एच मीन्स 2.4, ये 2.4 प्लस L मीन्स 2.5। बस अब सिंपल कैलकुलेशन है डियर स्टूडेंट, अब आप आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पर। देखिए इस 7 से 7 काटिए, 0.7 है ना, ये कटेगा तो 0.1 हो गया, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 हो जाएगा, 22 से कम 22, डेसिमल के बाद 1 है, ये आ गया। अब देखो 0.7 प्लस 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4.8 प्लस 2.5, ये सबको प्लस करिए तो 2.2 इंटू 8/13, 13 7 20 का 0 2, 4 और 4 8, 8 हो गया, तो कितना हो गया, 8 2 16, 8 2 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा यह है ना, शेष बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, रिमेनिंग सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा डियर स्टूडेंट 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि मैं इसको लगभग में लिखूं तो ये मैं लगभग लिख सकता हूं इसको 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो बचा हुआ है, जो बच गया है, उसका सरफेस एरिया आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो आपका सैंपल पेपर था, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र था, जो उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किया हुआ था बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए। इस साल जो अब बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले आपके फरवरी में, उसके लिए पेपर उन्होंने दिया था सैंपल के रूप में, कि बच्चे इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे,
ठीक है, पेपर भी इसी के अनुरूप आएगा, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। अब वो तो मैं पहले भी इस पेपर को सॉल्व करने से पहले वो मैंने सब आपको बताया कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कितने क्वेश्चन पेपर में होंगे, तो 27 क्वेश्चंस पेपर में होंगे, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, डियर स्टूडेंट। और ये भी आपने देख लिया कि क्वेश्चन सरलतम भी हैं और जो बड़े क्वेश्चन हैं उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर आपको दिया हुआ है ये इसलिए दिया हुआ है कि इसी रूप में आपका बोर्ड में भी पेपर आएगा, ठीक है। तो पहले से आप प्रैक्टिस करे रहेंगे तो उसी रूप का जो पेपर आएगा तो आपको अंदाज रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कितने पार्ट होंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 किस रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आसान आपके लिए होगा। तो ये पेपर मैंने पूरे आपके लिए सॉल्व कर दिया है, आप इस पूरे पेपर को देखिए, पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है, और अपनी तैयारी करिए, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, अभी आपके पास 1 महीना और है, लगभग 1 महीना, ठीक है ना। 27 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं, 1 महीना आपके पास लगभग अभी है। 1 महीना बहुत होता है, यदि आप जुट गए ना 1 महीना तो आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के पास हो जाएंगे, अच्छे डिवीज़न लेके आप पास होंगे, ठीक है ना। और ये भी आप जानते हैं कि यदि आप 80% से ऊपर सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके, जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उनको, उनके मार्क्स को प्लस करके यदि आप 80% से ऊपर मार्क्स ले आते हैं, 80% या उसके ऊपर, तो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देगी। तो आपका 11th में 1100 रुपये 1 महीने में, ठीक है, साल भर, और ऐसे ही 12 में 1 महीने में 1200 रुपये मिलेगा। ऐसा भी तो है गवर्नमेंट की स्कीम। तो आपके आगे पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट आपको पैसा भी दे रही है, थोड़ा मेहनत की बात है। 1 महीना आप मेहनत कर लेते हैं तो 80% से ऊपर आपके मार्क्स आएंगे, अवश्य आएंगे। तो आजकल का जो टाइम है ना, इसको थोड़ा बेहतर यूज करिए। चिंता नहीं करनी है, क्या करना है, चिंतन करना है, सोचना है कि इस विषय मेरा इतना काम हुए, इतना रह गया, तो फोकस करिए सारे सब्जेक्ट पर, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है ना। एक बार करने से, सिलेबस को एक बार करने से एग्जाम में क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा, कठिन है, कई बार रिवीजन करना पड़ता है। तो खूब रिवाइज करिए, ठीक है ना। और बोर्ड का जो स्कीम है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करिए, ठीक है। एग्ज़ाम की रात आप पूरी नींद लीजिए और बढ़िया ढंग से अपने पेपर को सॉल्व करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ओर से आप सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।